सोमवार को हमने अपने युवा साथियों से कुछ होमवर्क देकर के आग्रह किया था कि वो विचार करें। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किन लोगों ने थोड़ा थोड़ा विचार किया है इस बात को लेकर के कि व्हाट इज इन आवर कंट्रोल एंड व्हाट इज बियॉन्ड कंट्रोल। हाँ जी, दक्ष जी बताएंगे। एक ऐसी चीज हो सकती है कि हाँ, एक सेकंड, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बाकी लोग अपना जो माइक है वो म्यूट रखें। बाकी सभी लोग म्यूट रखेंगे, केवल उन्हीं का अनम्यूट रहेगा। जी दक्ष जी। हाँ जी, तो आई थिंक एक उदाहरण ये हो सकता है कि ये जो कोविड की स्थिति है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारे लिए मतलब एक बहुत भयानक दुर्घटना से कम नहीं है। लेकिन ये जो कोविड हुआ है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो बात हमारे अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि एक उदाहरण ये है कि ये जो कोरोना वायरस की स्थिति है, एक बहुत बड़ी समस्या है हम सब लोगों के लिए और बहुत भयानक दुर्घटना से कम नहीं है। लेकिन जो इसका होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो बात हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे ठीक रहे और परिवार में जो भी है उनको कैसे ठीक रहे, और साथ ही में हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमारे मन में जो भी विचार है उनको शांत कैसे रखे, खुश कैसे रहे ऐसी समस्या में भी, ये है हमारे कंट्रोल में। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ध्रुव भी कुछ इसमें विचार जी। हाँ जरूर जरूर। जी ध्रुव जी नमस्ते। मेरे ओपिनियन में आई थिंक अगर हम बहुत सिंपली पुट अक्रॉस करें तो हमारा प्रेजेंट हमारे कंट्रोल में होता है, व्हाट वी डू हमारे एक्शंस कंट्रोल में होता है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमारा पास्ट और फ्यूचर होता है। तो वेरी सिंपली मेरे ओपिनियन में दिस इज व्हाट मीडिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी ख्याति हाथ भी ऊपर कर रही है। हेलो, कैन सुनाई दे रहा है ना? यस यस जी, नमस्ते पंडित जी। मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा हम कहाँ बॉर्न हुए हैं, कौन सी कंट्री में रहते हैं, किससे बॉर्न हुए हैं, पेरेंट्स, ये कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है जी। हम एक अच्छा इंसान, एक हाफ डिसेंट ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं कि नहीं, और आई थिंक इज द ओनली थिंग जो हमारे कंट्रोल में है। हम किस तरह से अपने आप और अपने एटीट्यूड को मैनेज करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह से और स्किल्स को किस तरह से होन करते हैं, इज द ओनली थिंग जो हमारे कंट्रोल में है। बाकी कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। जी। So to be a good person is the only thing in our control. बहुत अच्छे जी। और काफी लोगों ने होमवर्क नहीं किया लगता है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केवल युवा साथी ही नहीं, all those who are young at heart can participate and reply. हाँ पंडित जी 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 जी। हाँ जी, देखिए जब युवा यंग एट हार्ट की बात होती है तो सबसे पहले हमारी दीदी आती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो ईश्वर का जो बेसिक जो दिया गया है, बेसिक जो भी एक बच्चे में जो होता है, वो सब जो बेसिक हमें जो बेसिक ज्ञान
वो भी शायद उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता, तो वो हम बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं, जैसे ख्याति ने कहा कि अच्छे इंसान बन सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम उसको उपयोग करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, हर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जी, बहुत बाकी अच्छा। आप हमें एक्सप्लेन कीजिए। जी जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से कोई भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती नहीं है। सिचुएशंस को अपने कंट्रोल और अपने हिसाब का बनाना हमारे हाथ में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, हर कोने पे आएगी, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना वो हमारे कंट्रोल में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वर्णिका जी ने हाथ उठाया था जी। तो मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे अभी मैं एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची हूँ, तो एक उदाहरण हो सकता है कि जब भी हम एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, वो हमारे हाथ में है, पर उसका जो रिजल्ट होता है, जितने मार्क्स आते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? जो बोल चुके हैं वो भी अगर कोई नया विचार आया हो तो ऐड कर सकते हैं। ख्याति जी कुछ कहना चाह रही हैं, मुझे ऐसा लगा। जी नहीं, मैं बिल्कुल संजू मामा से एग्री कर रही थी कि वो जो कह रहे थे बिल्कुल सही है कि कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में जो आए वो तो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती है, पर हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर, उससे हम कितना बेस्ट अपने और अपने आसपास वालों के साथ डील कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। तो ये वही प्रॉब्लम्स जो और पंडित जी ने कहा। जी जी, ये ख्याति वही बहुत बढ़िया, बहुत ये वही हुआ जो पंडित जी ने कहा कि अपॉर्चुनिटीज कि आज जो भी उसमें नेगेटिविटी हमें दिखती है, हम उसमें से जो पॉजिटिव चीज हम ले सकते हैं और उसको हम जो अपने अनुसार थोड़ा सा कर सकते हैं, शायद वही सही। वेरी गुड, बिल्कुल जी। तो आज की चर्चा को हम एक छोटी सी कहानी से ही शुरू करेंगे, और ये कहानी है अफ्रीका के एक किसान की, जिसका नाम हफीज था। और आप सब जानते हैं कि अफ्रीका में हीरे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हीरों का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है, डायमंड्स का, वो अफ्रीका में होता है। तो उस किसान से उसका एक मित्र मिलने के लिए आया और उसने उससे कहा कि भाई तुम्हें मैं देखता हूँ बहुत मेहनत करते हो, बहुत पुरुषार्थ करते हो, अपने खेतों में बहुत तुम्हें परिश्रम करना पड़ता है, तो क्या ही अच्छा होता कि हमें कहीं से कुछ हीरे मिल जाते। तो हफीज ने कहा कि भाई हीरे ऐसे कैसे मिल जाएंगे, लेकिन हीरे मिल भी जाए तो क्या? बोले अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम कभी शहर नहीं गए इसलिए तुम जानते नहीं हो हीरे का मूल्य क्या होता है। अगर तुम्हारे पास में एक चने के बराबर का हीरा हो तो तुम लखपति हो सकते हो। अगर तुम्हारे पास में एक अंगूठे के बराबर का हीरा हो तो तुम अपने शहर के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। और अगर ऐसे बहुत सारे हीरे तुमको मिल जाएं तो तुम पूरा एक देश खरीद सकते हो, तुम राजा के समान अपने जीवन को जी सकते हो। तो इसके मन में ये विचार घूमने लगा, और ये घूमते घूमते इतनी तीव्रता हो गई इस विचार की, उसको उस हीरे को पाने की इतनी तीव्र इच्छा जागृत हो गई मन में कि उसने कहा कि ये खेती में मैं क्या कमा लूंगा, कितने दिन कमा लूंगा, एक काम करता हूं कि ये खेती बेच देता हूं और हीरों की तलाश में निकलता हूं। और उसने अपना खेत बेच दिया। खेत बेच करके वो हीरों की तलाश में निकल पड़ा। अब हीरे कोई ऐसे तो है नहीं कि आपको सड़क पे कहीं पड़े मिल जाएंगे या ऐसे ही जमीन पे मिल जाएंगे। उसके लिए तो जमीन की, जगह की जरूरत होती है।
और जगह इसने खुद ही बेच दी अपनी। अब ये मारा मारा फिरता रहा, घूमता रहा इधर उधर, बहुत समय व्यतीत हुआ, जो धन मिला था जमीन बेच करके वो भी लगभग खत्म हो गया, और अंत में फिर डिप्रेस होकर के इसने नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली, इसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। लेकिन जिस आदमी को इसने खेत बेचा था वो वहां खेती कराने लगा, और एक दिन वो अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था तो उसने देखा कि किनारे पर कुछ चमकीली चीज पड़ी हुई है, जो आधी मिट्टी के अंदर है आधी मिट्टी से बाहर है। ये उस तरफ बढ़ा कि भाई ये तो अच्छा लग रहा है देखने में, मैं अपने घर में रखूंगा इसको ले जाकर के सजावट के सामान के रूप में। गांव का सीधा साधा आदमी था, उसने वो चीज उठा ली, उठा करके ले जा करके अपने घर रख दिया। और ये व्यक्ति जिसने इसको हीरो के बारे में सलाह दी थी हफीज को, ये इन दोनों का कॉमन फ्रेंड था, यानी इनके खेत की डील भी इसी ने कराई थी। तो हफीज तो मर गया, अभी अपने दूसरे दोस्त के घर गया जिसने वो जमीनें खरीदी थी, और ड्राइंग रूम में इसने वो रखा हुआ पत्थर देखा। बोले ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? बोले खेत में पड़ा हुआ था, मुझे अच्छा लगा तो मैं उठा लाया। बोले मालूम है ये क्या है? बोले नहीं। बोले ये हीरा है। हीरा क्या होता है? बोले हीरा बहुत कीमती पत्थर होता है, और इतना बड़ा जो हीरा तुम्हें मिला है इसकी कीमत तो करोड़ों में है। तो उसने कहा अरे क्या बात करते हो, ऐसे तो जाने कितने पड़े हुए, मुझे ये सबसे बड़ा दिखा तो मैं उठा लाया। मैंने कहा सारा घर ले जाके करूंगा क्या, ये तो बहुत सारे खेत के अंदर पड़े हुए हैं, जब मैंने हल चलाया तो बहुत सारे निकले इसमें से। और वो दोनों खेत में गए और जाकर के उन्होंने देखा तो वो खेत ही उसका हीरों से भरा हुआ था। इस बात से हमको क्या पता चलता है? इस बात से हमको ये पता चलता है कि जब भी हम किसी चीज के बारे में जानते हैं तो हमारा जो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो ये कि हम बाहर देखना शुरू करते हैं, अंदर देखना भूल जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा दुर्गुण है। संसार में जितना भी कुछ कमाल हुआ है वो बाहर की चीजों से नहीं हुआ है, वो लोगों ने अपने अंदर से चीजों को निकाल करके किया है। आज हम सब लोग देखते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा क्लास लोगों के द्वारा पसंद किए जाने वाले लैपटॉप्स और मोबाइल फोन एप्पल के होते हैं। और ये एप्पल कंपनी जिस आदमी ने शुरू की थी उसका नाम था स्टीव जॉब्स। स्टीव जब जन्म हुआ था तो एक उनके पिता मुस्लिम थे, उनके घर में उनका जन्म हुआ था, बहुत गरीब परिवार था, और उनके अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सके, उसका पालन पोषण कर सके। और इसलिए वो इस तलाश में लग गए कि वो किसी प्रकार से कोई ऐसा कपल, ऐसे पेरेंट्स को ढूंढ सके जो उनके बच्चे की देखभाल कर सके। और उन्होंने फिर स्टीव जॉब्स जिनके यहां रह करके पले, यानी उनके स्टेप पेरेंट्स जो थे, उनको उन्हें दे दिया, गोद ले लिया उन्होंने। और उनको गोद दे करके उनसे उन्होंने एक निवेदन किया कि आपको हम तभी उन्हें गोद देंगे, अपने बच्चे को हम आपको तभी सौंपेंगे जब आप हमको ये गारंटी दें कि आप इनको पढ़ाना चाहते हैं, आप इनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखेंगे। और उन दोनों ने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। जो स्टीव के दूसरे पेरेंट्स थे वो भी कुछ बहुत ज्यादा धनपति नहीं थे, वो एक गैराज चलाते थे, और अपने कमिटमेंट के मुताबिक वो स्टीव की पढ़ाई के लिए पूरा प्रयत्न करने लगे, उनका खर्चा उठाने लगे। और स्टीव जब धीरे धीरे 15-16 साल के हुए तो उन्होंने ये देखा कि उनके माता पिता की संपत्ति का, उनकी अर्निंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा केवल और केवल उनकी पढ़ाई के लिए चला जाता है। और इसलिए 17 साल की उम्र में स्टीव ने अपना कॉलेज छोड़ दिया। और कॉलेज छोड़ने के बाद फिर उन्होंने एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश की। इस कंप्यूटर को बनाने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी ये थी कि जब वो विद्यालय में थे उस समय में उनके सारे दोस्तों के पास में कंप्यूटर हुआ करते थे, लेकिन गरीब होने के कारण, पैसा न होने के कारण स्टीव को बार बार इस बात से हताश होना पड़ता था, निराश होना पड़ता था
कि उनके पास में कंप्यूटर नहीं है। इतना ही नहीं, जब वो पढ़ते थे कॉलेज में तो हॉस्टल में रहने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो अपने ही किन्हीं दोस्तों से रिक्वेस्ट करके उनके कमरे में वो जमीन पर, फर्श पर सो जाया करते थे। बिस्तर नहीं मिलता था लेकिन जमीन पर सो जाया करते थे। इतना संघर्ष, इतनी एडवर्सिटी, इतनी सारी अपोजिट सर्कमस्टांसेस जीवन की, उसके बावजूद स्टीव ने निर्णय लिया कि नहीं, अब मैं अपने यूज करने के लिए खुद एक कंप्यूटर बनाऊंगा। एक ऐसा आदमी जिसने न कभी कोडिंग सीखी थी, एक ऐसा आदमी जिसने न कभी प्रोग्रामिंग सीखी थी, सॉफ्टवेयर्स के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन एक दृढ़ निश्चय, एक निर्णय, और अपने एक ऐसे दोस्त के साथ जो इस काम को जानते थे, प्रोग्रामिंग को, कोडिंग को, उनके साथ मिलकर के उन्होंने अपना एक कंप्यूटर बनाया, पहला कंप्यूटर बनाया, और उस कंप्यूटर को बना करके उसी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक छोटी सी कंपनी बना ली। दोनों ने मिलकर के उसका प्रचार किया और 10 साल के अंदर उनकी कंपनी में 4000 लोग काम करते थे। और आज आप जानते हैं कि एप्पल की क्या सिचुएशन है, कैसी पोजीशन है। जब बड़े आदमी बन गए, इतनी सफलता प्राप्त कर ली, तो एक बार पत्रकार ने स्टीव जॉब्स से पूछा, स्टीव, आपका जन्म तो बहुत साधारण परिवार में हुआ, बहुत संघर्ष आपने किया है, मूल मंत्र क्या है, आप क्या देना चाहते हैं अपने लोगों को? तो स्टीव जॉब्स कहते हैं, मेरा जीवन का एक ही मंत्र था जो मैंने अपनी 4वीं या 5वीं कक्षा की किताब में पढ़ा था, और वो मंत्र क्या था? हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन। एंजॉय करो, और जो कुछ भी अपना 100% बेस्ट दे सकते हो वो दो। और ये बात लेकर के मैं अब तक चलता चला आ रहा हूं। तब तक स्टीव जॉब्स को कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ था। हम सब जानते हैं 2011 में कैंसर की वजह से स्टीव जॉब्स की मृत्यु हो गई। 1955 में उनका जन्म हुआ था। कुल मिलाकर के 56 साल वो जिए, लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया वो अद्भुत था। कहां से शुरू किया और कहां पर जाकर के उन्होंने अपने जीवन को पहुंचाया, ये एक अद्भुत बात थी जो कम लोगों के जीवन में देखने को मिलती है। कहने का अभिप्राय ये है, यहां 2 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। एक, जिस आदमी ने अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बाहर का रास्ता चुना और अपना हीरो से भरा हुआ खेत छोड़ करके वो दुनिया भर में भटकता रहा और अंत में निराशा को प्राप्त किया। और दूसरा आदमी जिसने सब और विकराल परिस्थितियों को देखा, विपरीत परिस्थितियों को देखा, सारी एडवर्सिटीज को भोगते हुए भी उसने अपने अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढी और अपने आप से उसने अपने आप को डेवलप किया, और वो जीवन के सब ऐश्वर्यों को, जीवन के सब सुखों को, जीवन की सब ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सफल हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि हम जब चाहें, जहां चाहें, आदरणीय संजय भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, circumstances, situations around us are not in our control and never will be। कभी नहीं होंगी। आप कितना भी प्रयास कर लो, सारी दुनिया आपके हिसाब से चले, वो समय दुनिया में कभी नहीं आ रहे। भगवान जिसने दुनिया बनाई है उसके हिसाब से सब नहीं चल रहा तो हम तो साधारण लोग हैं, हमारे हिसाब से सब कुछ कैसे चल जाएगा? लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन की दिशा क्या होगी, हमारे जीवन को हम कहां ले जा सकते हैं, ये हमेशा हमारे कंट्रोल में होगा। और बस यही बात जो समझ लेता है, इसी बात का जो निर्धारण कर लेता है, वो आदमी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। मैं एक आपको और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, और मेरी ही टीम के एक व्यक्ति का एग्जांपल देता हूं। टाटा मोटर्स में हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पूना में एक रविंद्र नाम के व्यक्ति हैं, और पिछले वर्ष जब लॉकडाउन था तो कुछ समय तक मैं टाटा मोटर्स में था। आफ्टर दैट मैंने ये यूरेका फोर्ब्स ज्वाइन कर लिया। तो जब तक मैं टाटा मोटर्स में था, उस 3, 4, 5 महीने के पीरियड में मुझे एक दिन, सॉरी किशोर, रविंद्र जी के अंडर में काम करता है किशोर, तो किशोर का फोन आया कुछ काम से। तो मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया, और किशोर क्या करते रहते हो, अब आजकल तो ऑफिस जाना होता नहीं, कैसा लग रहा है? यंग लड़का है, बहुत सारी बच्चों के मनों में बातें आती हैं, घर में बैठे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। बोला, सर मेरा तो एक बहुत अच्छा काम हो गया।
मैंने क्या हुआ बेटा? तो उसने बताया कि मैंने पिछले 2 महीने में थोड़ी सी मैंने कोडिंग वगैरह पहले सीखी थी, थोड़ी प्रोग्रामिंग मैंने सीखी थी, और उसको यूज करके मैंने एक ऐप डेवलप किया है पुणे में। क्या ऐप डेवलप किया है कि इस पेंडेमिक के टाइम में लोग बाहर बाल कटाने जा नहीं सकते, आपको याद होगा पिछले साल सब बंद था, सलून वगैरह। तो बोले मैंने एक ऐप बनाया है जिससे आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको सलून सर्विस चाहिए या जो कुछ भी चाहिए, वो आप फोन पे उस ऐप में आप रिक्वेस्ट डालिए और आपके पास में सलून वाला आ जाएगा। बोले वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे और लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ऐप वाले बड़े बड़े लोग भी हैं, लेकिन मैं ये देख रहा था कि ये जो बेचारे छोटे सलून वाले हैं, इनका व्यापार तो बिल्कुल बंद हो गया, ये क्या करेंगे? तो मैंने जा करके इनसे कांटेक्ट किया, इनका सबका नंबर लिया और उस अपने ऐप में डाल दिया। अब उनको भी व्यापार मिल रहा है और लोगों को भी परेशानी नहीं हो रही। तो उस 2 महीने के टाइम में उस आदमी ने ये कार्य किया। वो यंग लड़का 25 साल 26 साल का, और उसने अपने समय का उपयोग कर लिया, और उसके बाद में उसने 1-2 और ऐसी तरीके के ऐप बनाए। अर्निंग का साधन भी हो गया और लोगों के लिए उसने एक सुविधा का निर्माण भी कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि परिस्थितियां सबके लिए वैसी ही हैं इस पैंडेमिक के टाइम में भी, लेकिन हमें देखना यह है, जैसी की बात दक्ष जी ने और ध्रुव जी ने कही थी, बहुत अच्छी बात कही, हमें देखना यह है कि हम इसका बेस्ट क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम इसमें कौन से अपने स्किल्स हैं जिनको डेवलप कर सकते हैं। टाइम है हमारे पास, हम उनको डेवलप कर सकते हैं, और हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत लंबे समय बाद मनुष्यता के पास में इस आपाधापी से बच करके ये थोड़ा समय आया है कि जिसमें वो ये विचार करे कि हमारा समाज के प्रति क्या रोल होना चाहिए, हमारा हमारे देश के प्रति क्या रोल होना चाहिए, हमारा हमारे परिवार के प्रति क्या रोल होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी हमारा अपने प्रति क्या रोल होना चाहिए। क्या वास्तव में हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज, अपने राष्ट्र को वो सब कुछ दे पा रहे हैं जो हमारी जिम्मेदारी है? ये विचार करना चाहिए, और उसमें हम फिर जो कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, वो हमें करते रहने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा हम करते रहेंगे उतना ज्यादा हम फुल ऑफ लाइफ रहेंगे। वेद में एक मंत्र आता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐ मनुष्य, तू कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। कर्म करते हुए, निठल्ला बैठ करके नहीं, कुछ भी करो, कर्म करो। जिनको लिखने का शौक है वो लिखें, और जिन्हें अभी लिखना नहीं आता वो उसकी प्रैक्टिस करें। आपको एक और मजेदार बात बताता हूं स्टीव जॉब्स की। आज हम एप्पल पर जो खूबसूरत फॉन्ट्स देखते हैं जो हमें और किसी फोन में दिखाई नहीं देते, वो एप्पल के खूबसूरत फॉन्ट्स स्टीव जॉब्स ने अपने खाली टाइम में जो कैलीग्राफी सीखी थी, उस कैलीग्राफी के सीखे जाने का परिणाम। आप देखिए एक आदमी अपने जीवन का कितना उपयोग कर सकता है और उसने कितना इनपुट अपने कार्य में दिया। वो अगर ऐसा नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता था। और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बहुत सारे फोन चल रहे हैं जिनमें स्पेशल फोन्स नहीं भी होते हैं, लेकिन एक पर्सनल टच देने के लिए स्टीव जॉब्स ने उस एप्पल के लैपटॉप्स और फोन्स के लिए एक फॉन्ट बनाए और खुद अपनी कैलीग्राफी का उसमें इस्तेमाल किया। तो हम अपने स्किल्स को कितना बढ़ा सकते हैं, हम अपने जीवन की दिशा को किस रूप में निर्धारित कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में हमेशा रहेगा, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होंगी। तो हम आज की इस चर्चा को इसी नोट के साथ में यहाँ पर समाप्त करते हैं कि परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, लेकिन हमारे एफर्ट्स की दिशा ये सदैव हमारे कंट्रोल में होगी। इसलिए हम पूरी जो अपनी फोकस है, पूरा हमारा जो फोकस है वो हम इस बात पर करें कि जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है उसको हम कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। हम जब कुछ खेल खेलते हैं तो खेल खेलते समय, जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है, आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं आईपीएल के टाइम में ही आपको रोक देता हूं, आधा घंटा आपका ले लेता हूं, तो कुछ लोग नाराज भी होंगे इस बात से, मैं जानता हूं लेकिन इस क्रिकेट के मैदान पर अगर कोई बैट्समैन ये सोच करके बैटिंग करे
कि सारी बॉल वो आए जिन्हें मैं खेलना पसंद करता हूं, तो क्या वो बैट्समैन कभी महान क्रिकेटर बन पाएगा? आप सचिन तेंदुलकर का नाम सब लोग जानते हैं। हम जब बच्चे थे तब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, और सचिन तेंदुलकर के जीवन की एक बड़ी जबरदस्त घटना है। एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं जिनका नाम है ब्रैड हॉग। उन्होंने अपने जीवन का जब पहला मैच खेला तो उनका सौभाग्य यह था कि सामने सचिन तेंदुलकर थे, और बाई चांस ऐसा हो गया कि ब्रैड हॉग ने अपने पहले ही ओवर में सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। अब तो ब्रैड हॉग की खुशी का ठिकाना नहीं कि सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन को मैंने आउट कर दिया। फूले फूले घूम रहे। मैच खत्म हुआ और ड्रेसिंग रूम में पहुंच करके ब्रैड हॉग ने अपनी बॉल सचिन के सामने की और उन्होंने कहा, सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आज मेरे जीवन का बड़ा खुशी का दिन है, पहले ही मैच में मैं आपको आउट कर पाया, ये वो। उसमें थोड़ा व्यंग्य भी था, थोड़ा सा ताना भी था, थोड़ा अहंकार भी था। सचिन ने इसको भांप लिया और उन्होंने उनको ऑटोग्राफ देते हुए एक सेंटेंस लिखा उनकी बॉल के ऊपर, इट विल नेवर हैपन अगेन। उसके बाद 32 मुकाबले हुए जिसमें ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर सामने आए, लेकिन ब्रैड हॉग कभी सचिन तेंदुलकर को दोबारा आउट नहीं कर पाए। तो महानता इस बात में नहीं होती कि जीवन की सब परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों और तब हम अपना जीवन का काम करेंगे, इसमें कोई महानता नहीं है। ये तो बहुत ही मैं कहना चाहता हूं कि ये तो एक कायरता की बात है, एक डरपोक पने की बात। असली जो योद्धा है वो तो विकटतम परिस्थितियों में भी अपने साहस का, अपने करेज का परिचय देता है, और इसलिए हमें चाहिए कि हम जीवन के हर परिस्थिति में अपने साहस को नीचे न गिरने दें और उसका भरपूर उपयोग करने का प्रयास करें। अपनी बौद्धिक क्षमताओं को परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए प्रयोग में लाएं। परिस्थितियों से अवसादग्रस्त होने की आवश्यकता, डिप्रेस्ड होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की चर्चा को हम यही सीमित करेंगे और अब आप लोग जो भी प्रश्न आपके मन में हो पूछ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आपकी बातों से बहुत हिम्मत बढ़ती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये पंडित जी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले विचार और एग्जांपल्स जो आपने दिए बहुत अच्छे लगे। और आपने स्किल्स की बात की कि हमें वैसे स्किल्स पे काम करना चाहिए जो शायद हमें या तो नहीं आते हो या सीखने हो। तो मेरा बेटा यहाँ पर हो, जो दूसरा जो बैठा है बड़ा वाला, ऐसे स्किल्स जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये पेंडेमिक ने सब कुछ करवाया हम सबसे। वेरी गुड, वेरी गुड। आई मीन जो भी सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसा करना पड़ेगा, बर्तन धोने या जो भी काम है, बहुत ही सिखाया है इस पेंडेमिक ने हम सबको। कल हमारा फोन कट गया था जब दीदी ने बात छेड़ी थी हमारे कोरोना ग्रस्त होने की। तो मैं ये बताने वाला था आपको कि जब मुझे और प्रीति को कोरोना हुआ दिवाली के बाद, तो हम दोनों तो क्वारंटाइन हो गए। अब हमारे घर में 2 छोटे बच्चे, एक प्रसून और एक अद्वैत। तो इस बीच में लाभ ये हुआ कि प्रसून ने झाड़ू लगाना सीख लिया, बड़ी अच्छी चाय बनाना सीख लिया, क्योंकि उस समय में प्रसून ही चाय बना करके पिलाते थे। तो अब प्रसून बहुत अच्छी चाय बनाना सीख गए, दूध गर्म सीख गए, और घर के छोटे मोटे काम जो थे वो प्रसून ने सीख लिए, दक्ष और ध्रुव ने भी सीख लिए। तो यही बात है, यही हमें देखना है कि कौन सी चीज हमें क्या दे सकती है और हम किस चीज से क्या ले सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्रिएट हो जाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। करेक्ट। आज इन्हें अकेले भी सर्वाइव करना पड़े तो ये कर सकते हैं, भूखे नहीं रहेंगे और सस्टेन कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। आप जो स्टोरीज बताते हैं, जो एग्जाम्पल, बहुत हेल्प करते हैं। वी कैन रिलेट इट टू आवर रियल लाइफ सिचुएशन, तो बहुत इजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड। धन्यवाद। मैं आप जो कह रहे थे, एब्सोल्युटली स्टीव जॉब्स की लाइफ जो इतनी वंडरफुली इंस्पिरेशनल है, मैं उसी में एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि मुझे उनकी लाइफ के बारे में जब मैंने भी पढ़ा था और समझा था, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि हर इंसान, जैसे आई थिंक अपना हम जो बोलते हैं हर चीज की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए, हर इंसान का नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो वो भी उतना ही पूरी तरह से
डिनाई नहीं कर सकते। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी पूरी तरह पॉजिटिव है, मेरे ख्याल से इंसान हो भी नहीं सकते। बिल्कुल। सिमिलरली स्टीव जॉब्स एक अपने लाइफ के एस्पेक्ट में, बीट करियर वगैरह, ही वाज फैंटास्टिक, बट उनकी अगर आप डॉटर का मेमोर पढ़े तो ही वाज नॉट अ वेरी गुड फादर। ही वाज एक्चुअली, ही इग्नोर्ड हर फॉर इयर्स एंड ही वाज नॉट अ ग्रेट रोल मॉडल एज अ पेरेंट। सो आई एम सेइंग कुछ तो होता है। अगर कोई चीज में हमें बहुत सक्सेस मिलती है तो उससे हमेशा जो कॉस्ट होता है वो भी होता ही है। अगर बच्चे या बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, विच मीन शायद वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर होंगे, यू नो, तो वो दोनों ही एस्पेक्ट्स हर इंसान की जिंदगी में होते हैं। हाँ, तो वो होता ही है, कोई भी पूरी तरह से अमेजिंग और परफेक्ट नहीं होता है इंसान होते बस यही एक बात है कि हमें कहाँ से क्या लेना है ये हमें डिसाइड करना है। हम किसी भी जीवन की परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति के जीवन के उदाहरण से, या हमारे जीवन में आने वाली किसी भी घटना से क्या सीखना चाहते हैं और हम क्या उससे लेते हैं, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो हमें डिसाइड करना है कि हम उससे क्या लें, हम उसके किस एस्पेक्ट को अपने जीवन में एक रोल मॉडल के रूप में चयन करें और किस एस्पेक्ट को हम इग्नोर करें। क्योंकि जैसे आपने राइटली सेड कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हो भी नहीं सकता, मनुष्य कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि जो कुछ भी अच्छा है हम उसको चुने। जैसे कोई व्यक्ति जब खदान में सोना ढूंढने जाता है तो सोना किलो, 2 किलो, 5 किलो मिलता है, लेकिन उसके लिए टनों मिट्टी हटानी पड़ती है। लेकिन अगर वो आदमी अपना फोकस मिट्टी पे रखेगा तो वो सोने को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। वो आदमी हमेशा अपना फोकस सोने पर रखता है, इसलिए वो टनों मिट्टी को हटाते समय भी हिचकिचाता नहीं, वो अपने काम में लगा रहता है। इसी तरह से हमें गुणान्वेषी बनना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति से, जिससे हम उदाहरण ले रहे हैं, जिससे हम सीख रहे हैं, उसके जीवन में क्या अच्छाइयां हैं, उनको हम आदर्श के रूप में ग्रहण करें और उधर पहुंचने का कोशिश करें। स्टीव जॉब्स की स्टोरी पढ़ के या सुन करके सारे लोग एप्पल जैसी कंपनी खड़ी कर देंगे, इट्स नॉट नेसेसरी, बट दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी पॉजिटिव। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अपनी सोच को, क्या अरे जब इतनी विषम परिस्थितियों से निकल करके कोई व्यक्ति इतने ऊंचे स्थान तक पहुंच सकता है, तो एटलीस्ट हम कम से कम जिस स्थिति में है उस स्थिति में तो हम अच्छी तरीके से रह सकते हैं, उसका तो हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें अपना कुछ, एक फिल्म थी मुझे बहुत पसंद है, उसका एक गाना है, ये फिल्म है राजेश खन्ना की, अशोक कुमार जी की, और उस फिल्म में एक गाना है कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। बड़े अच्छी तर्ज में है, मैं गा के भी सुना सकता हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा, कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा, तुम बेसहारा हो तो कई बार अगर हम अपनी परिस्थितियों से परेशान है तो हम दूसरों की परिस्थितियों को सुधारने में अपने आप को लगा दें, अरे उससे भी हमारा जीवन निखर सकता है, हमारा जीवन सुधर सकता है। तो हम हमेशा सकारात्मकता को देखें और जितना हो सके नकारात्मकता को अपने आप से दूर करें। इधर जितने भी लोग पंडित जी बैठे हैं ना, ये हमारे पिताजी सालों से यही बात कहते आए हैं, जितनों से जिससे मिलो उनकी नेगेटिव बात की डिस्कस भी नहीं करना, उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। तो हम लोग इंस्पायर होते हैं गुप्ता जी से, तो उनकी पॉजिटिविटी का तो हम लोग उससे इंस्पायर होते हैं कि वो कितने पॉजिटिव हैं, कितने ऊर्जावान हैं, भगवान उनको। अभी आपने जो कहा ना, तो ऐसे लगा जो डैडी कह रहे थे उसके ऊपर आपने एक ठप्पा लगा दिया, बिल्कुल अब वो दिमाग में बैठ गई बात। जी चलिए पंडित जी, प्रीति जी कैसी हैं? प्रीति जी और बच्चे कैसे हैं? प्रीति जी बच्चे ठीक हैं। एक बार कभी प्रीति जी को भी साथ में लाइए, हम उनसे भी कुछ एक भजन सुन लेंगे कभी, अगली कक्षा में प्रीति जी।
क्या मैं अक्सर आपका जिक्र ये लोग सबको भी करती रहती हूँ, तो एक बार हम उनको भी सुनेंगे साथ में। जरूर 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 जरूर। जी कुछ होमवर्क है क्या? हाँ, तो आज का होमवर्क यही है कि हमें शुक्रवार तक ये पता करना है कि हमारे आसपास, हमारे घर में या हमारे जान पहचान के लोगों में हमारे करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हम फाइंड आउट करेंगे। और फिर फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको हम फाइंड आउट करने का रास्ता देखेंगे। ठीक है, चलिए सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।